Hello everyone, welcome to our channel Knowledge Hub. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. Today we're going to start with your operating system class. And the operating system class की अगर हम बात करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास हमारी क्लास 8 है. ऑलरेडी हमने क्लास 7 क्लासेस कर लिया है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, जिसमें हमने यूनिट 1 के शॉर्ट आंसर्स कवर अप कर लिए जो 2 मार्क्स में पॉसिबल क्वेश्चंस थे. उसके साथ साथ हमने लॉन्ग आंसर्स को भी कवर अप कर लिया है यूनिट 1 के. अब हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट 2 के. अगर हम बात करते हैं यूनिट 2 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपके शॉर्ट आंसर्स, और अब हम यूनिट 2 के लॉन्ग आंसर्स भी आज वाइंड अप कर देंगे. ये क्लास आपका यूनिट 2 का लास्ट क्लास है. आज जो हम डिस्कस करेंगे वो टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं, चाहे वो टेस्ट एंड सेट ऑपरेशन से रिलेटेड म्यूचुअल एक्सक्लूजन हो, चाहे किस तरह से क्या नीड थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, एडवांटेजेस क्या थे टेस्ट एंड सेट्स के, एंड डिसएडवांटेजेस क्या थे, रीडर राइटर प्रॉब्लम, सारी चीज़ें जितनी भी टेस्ट एंड सेट के अंदर आती है वो सारी हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अ ह्यूज रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सके. Now talking about the mutual exclusion here, this is an important one. I think शायद ही कोई ऐसा पेपर होता होगा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो आपका म्यूचुअल एक्सक्लूजन से रिलेटेड कुछ पूछा ना जाता हो. तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर. नाउ टॉकिंग अबाउट द म्यूचुअल एक्सक्लूजन, व्हाट इज नेक्स्ट म्यूचुअल एक्सक्लूजन. पहले हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है उसको समझेंगे, उसके बाद क्या नीड है म्यूचुअल एक्सक्लूजन के, एंड सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन, दैट व्हाट वी विल डिस्कस हियर इन दिस क्लास ओनली. म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन मेथड्स आर यूज्ड इन कंकरेंट प्रोग्रामिंग टू अवॉइड द साइमल्टेनियस यूज ऑफ अ कॉमन रिसोर्स. तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन बेसिकली एक मेथड है जहाँ पे वो कंकरेंट प्रोग्रामिंग जो होती है ना, जब कंकरेंट प्रोग्रामिंग यूज होती है तो एक साइमल्टेनियस एक कॉमन रिसोर्स है उसी को सब लोग लें उसके साइमल्टेनियस एक साथ, तो ठीक है, उसके कंकरेंट प्रोग्रामिंग उसको अवॉइड करने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन मेथड यूज होता है. सच एज ग्लोबल वेरिएबल, कोई फॉर एग्जांपल कि ग्लोबल वेरिएबल है बाय पीस ऑफ कंप्यूटर कोड कॉल्ड क्रिटिकल सेक्शन. तो जैसा कि आपका ग्लोबल वेरिएबल है और एक पीस ऑफ कंप्यूटर कोड जिसे हम क्रिटिकल सेक्शन बोलते हैं, तो वो ना आए उसको बचने के लिए हम म्यूचुअल एक्सक्लूजन यूज़ करते हैं. म्यूचुअल एक्सक्लूजन बेसिकली उसे अवॉइड करने के लिए यूज होता है. Okay, this is all about mutual exclusion. Now moving on to the next point with related to the mutual exclusion here is requirements of mutual exclusion is that when process P1 is accessing a shared resource R1, then the other process should be able to access resource R1 until process P1 has finished its operation with resource R1. फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि प्रोसेसेस है तो ऑब्वियसली बात है प्रोसेस 1 है, प्रोसेस 2 है, प्रोसेस 3 है, टिल प्रोसेस एन तक. ऐसे एक रिसोर्स है R1. अब मान लो इस P1 वाले ने ना इस R1 रिसोर्स को रिक्वेस्ट किया और उसको अब यूज़ कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, ठीक है. बट अब इसी केस में P2 जो है उसने भी मान लो R1 को रिक्वेस्ट किया, तो ऐसा नहीं है कि ये भी आके ले लेंगे, नहीं. पहले P1 ने लिया है R1 रिसोर्स को, यूज़ कर रहा है जब तक उसका एक्सेस पूरा कंप्लीट नहीं होता, जब तक वो अपना ऑपरेशन को फिनिश नहीं करता P1, तब तक R2 उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा. जब R1 ने पूरा कंप्लीट, P1 ने जो आपका प्रोसेस 1 है वो जब तक इसको फुल्ली कंप्लीट कर लेगा, फिनिश कर लेगा अपने ऑपरेशन को विद रिसोर्स R1, तो उसके बाद P2 या P3 जो भी रिसोर्स आना चाहेगा वो R1 को एक्सेस कर सकता है. बट जब तक P1 नहीं कंप्लीट करेगा, फिनिश नहीं करेगा अपने ऑपरेशन को, तब तक कोई और उसको एक्सेस नहीं कर सकता. दैट व्हाट आई हैड रिटन हियर. रिक्वायरमेंट ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज दैट व्हेन प्रोसेस P1 is accessing a shared resource R1, then on the other process should be able to access resource R1 until process P1 has finished its operation with resource R1. जब तक resource R1 से P1 प्रोसेस अपना कंप्लीट नहीं करता, तब तक कोई दूसरा प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज नहीं कर सकता है. Now moving on with the next one with reference to the mutual exclusion only. एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्स इंक्लूड, अब ऐसा एग्जाम्पल जो कि R1 रिसोर्स है फॉर एग्जाम्पल, तो P1 प्रोसेस यूज़ करे या P2 प्रोसेस कर रहा है, उसके लिए एग्जाम्पल्स क्या है. पहला आपका एग्जाम्पल है फाइल्स है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है सच एज प्रिंटर, शेयर्ड डेटा स्ट्रक्चर जिसमें हम डेटा को अपने शेयर करते हैं फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइसेस. इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ मोबाइल फोन, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ लैपटॉप.
where the files we are sending to from one user to another user, that is also an example of this mutual exclusion here. Input output devices just like printer, shared data structure that I had told you here. This is all about mutual exclusion. Now we are dealing with the need of mutual exclusion. क्या ज़रूरत पड़ी जो हमने mutual exclusion को use करना शुरू किया, या क्या ज़रूरत पड़ी mutual exclusion को use करने की, that what we have to discuss. तो यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ need की, requirement की, तो the need for the mutual exclusion comes with concurrency. तो need जो mutual exclusion की आई वो concurrency के वजह से ही है. जैसे concurrency आने लगी, concurrent आपका प्रोग्रामिंग होने लगा, उसको अवॉइड करने के लिए तो हमारे लिए जो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है वो रिक्वायरमेंट हो गया, एक तरह से नीड हो गया, क्योंकि कंकरेंट को प्रोग्रामिंग को अवॉइड करने के लिए ही म्यूचुअल एक्सक्लूजन यूज़ किया जाता है. इसी वजह से जैसे ही कंकरेंसी आने लगी तब हम उसको अवॉइड करने के लिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन को यूज़ करते हैं. देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ कंकरेंट एग्जीक्यूशन. यहाँ पे बहुत साइट के सेवरल आपके कंकरेंट एग्जीक्यूशन होते हैं. इसी वजह से नीड हुई हमारे म्यूचुअल एक्सक्लूजन को यूज़ करने की. अब पहली नीड की बात करते हैं तो दैट इज इंटरप्ट हैंडलर. इंटरप्ट हैंडलर यूज़ होता है इन द फॉर्म ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन. Interleaved a primitive scheduled process and threads. So interleaved primitive schedules process and thread. Third one is multiprocessor cluster with a shared memory. multiprocessor cluster होता है इनके पास, वो भी shared memory के साथ. फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है, इसी वजह से नीड रही आपके म्यूचुअल एक्सक्लूजन की. दिस इज ऑल अबाउट दीज वर द फोर नीड्स ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन. फर्स्ट वन इज an interrupt handler, interleaved a primitive scheduled processes thread, multiprocessor cluster with shared memory, and the distributed system. That these were the four need of mutual exclusion. Now moving on to the next, with reference to the mutual exclusion that we have here is now here we are dealing with approaches to the implementing mutual exclusion. क्या क्या approaches थी जो आपकी implementing mutual exclusion को implement करने के लिए जो approaches थी. तो approaches जो हम implement करते हैं mutual exclusion से related, वो तीन तरह की आपकी approaches हैं. पहला आपका है software method, second is your hardware method, and the third one we have programming language method. तो तीन approaches हैं आपकी implementing the mutual exclusion here. That is, first is your software method, second is hardware method, and the third one is programming language method. Now we'll discuss all these three approaches to implementing the mutual exclusion here. The first approach to implementing the mutual exclusion is software method. Software method एक approach है जो कि leave the responsibility with the process themselves. Thus methods are usually highly error prone and carry high overheads. तो software method जो होता है वो आपका एक responsibility leave करता है एक process के साथ खुद ही खुद, और वो method जो होता है वो आपका highly प्रायर एरर प्रोन होता है, जो कि आपका बहुत ज़्यादा ओवरहेड को कैरी करता है. The second approaches to implementing a mutual exclusion that we have is your hardware method. Software method हो गया. Now we'll discuss the hardware method here. Special purpose machine instructions are used for accessing shared resource. एक special purpose of machine instruction use होती है कि आप अगर access करना चाहे shared resource को तब वो use होता है. This method is faster but cannot provide complete solution. ये आपका software method से faster होता है पर ये पूरा complete solution भी आपको provide नहीं करता है. हार्डवेयर सोल्यूशन कैन नॉट गिव गारंटी द एब्सेंस ऑफ डेडलॉक एंड स्टार्वेशन. और जो हार्डवेयर सोल्यूशन होता है वो आपका गारंटी नहीं करता कि आपका जो एब्सेंस होगा डेडलॉक का या फिर स्टार्वेशन होगा, आपका एब्सेंस जो आपका इसका कंफर्मेशन नहीं दे पाता, इसका गारंटीड नहीं दे पाता. Now we're dealing with the third approach that we have your programming language method. Programming language methods क्या होते हैं? Programming language method provides support through the operating system and through the programming language. तो programming language method जो है वो आपको provide करता है एक support through the operating system के through आपको एक support provide करता है, and programming language के through भी आपको एक support provide करता है.
Now these were the three approaches. The first one is your software method, hardware method, and the programming language method. Now we deal with the requirements of a mutual exclusion. What are the requirements of mutual exclusion that we are dealing with respect to the mutual exclusion here? There are six approaches of requirements of mutual exclusion. The six requirements of mutual exclusion are as follows. At any time, only one process is allowed to enter with its critical section. तो बेसिकली एक टाइम पे सिर्फ एक ही प्रोसेस है जो अलाउ किया जाएगा कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सके. तो जैसा कि मैंने आपको जब क्रिटिकल सेक्शन के रेफरेंस में भी ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था, मैंने आपको यही बात बताई थी कि एक टाइम पे एक ही प्रोसेस अलाउ किया जाता है कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच सके. Solution is implement purely in software on machine. तो बेसिकली जो सोल्यूशन होता है इसका वो इम्प्लीमेंट पूरा आपका सॉफ्टवेयर पे ही इम्प्लीमेंट किया जाता है मशीन के. Third requirement is a process remain inside its critical section for a bounded time only. तो एक प्रोसेस जो है फॉर एग्जांपल P1 प्रोसेस है जो कि आपका क्रिटिकल सेक्शन में है, तो क्रिटिकल सेक्शन पे सिर्फ एक बाउंडेड टाइम के लिए ही क्रिटिकल सेक्शन में रहेगा. ऐसा नहीं कि एक बार क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच गया तो हमेशा वो क्रिटिकल सेक्शन में ही रहेगा, ऐसा नहीं होता. एक टाइम पे एक ही प्रोसेस पहली बात तो क्रिटिकल सेक्शन में होता है और एक बाउंडेड टाइम के लिए ही होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही होता है, हमेशा के लिए कभी भी एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं रहता. This is the third requirement of mutual exclusion here. The fourth requirement of mutual exclusion we have is no assumptions can be made about relative speed of asynchronous concurrent process. कोई भी assumptions आप नहीं बना सकते with related to the relative speed of asynchronous concurrent process. You can't assume, you can't make 10 assumptions related to the relative speed of asynchronous concurrent processes. Now, the fifth one, we have the fifth requirement of mutual exclusion. A process cannot prevent any other process for entering into the critical section. तो कोई भी प्रोसेस जो है वो आपको दूसरे किसी भी प्रोसेस को प्रिवेंट नहीं कर सकता क्रिटिकल सेक्शन में आने से. फॉर एग्जांपल P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है, तो P1 प्रोसेस अगर क्रिटिकल सेक्शन में है तो वो P2 को ऐसा नहीं है कि मना कर देगा कि आप क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकते या फिर P2 को क्रिटिकल सेक्शन में जाने से रोक सके. ऐसा नहीं होता. कोई भी प्रोसेस प्रिवेंट नहीं कर सकता किसी भी दूसरे प्रोसेस को कि वो क्रिटिकल सेक्शन में ना जा सके. Now the sixth requirement and the last requirement for related to the mutual exclusion that we have to deal here is the sixth requirement related to the mutual exclusion here is a process must be identified postponed from entering the critical section here. एक प्रोसेस जो है वो आपका indefinite टाइम तक postpone नहीं हो सकता कि वो critical section पे ना जा सके. तो a process must not be indefinite postponed from entering its critical section. अपने critical section में जाने के लिए वो indefinite postpone नहीं हो सकता. एक certain time के लिए वो postpone हो सकता है अगर कोई दूसरा प्रोसेस पहले से है critical section में, but it would not be indefinite postponed from entering the critical section here. Now we are dealing with the advantages of test and set. Test and set के क्या क्या advantages हैं? तो as you can see there are the three advantages related to the test and set here. The first advantages is simple to implement. This is simple to implement here. The second one is it works well for small number of process. Test and set जो होता है वो छोटे number of small numbers of process के लिए बहुत अच्छे से work करता है. Simple implementation होता है. It can use to support multiple critical section. और आपका जो test and set है वो आपका support भी करता है multiple critical section को as well as. तो एडवांटेजेस ऑफ सेट एंड टेस्ट एंड सेट की बात करती हूँ. तीन एडवांटेजेस है. सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, इट वर्क्स वेल फॉर स्मॉल नंबर ऑफ प्रोसेस, एंड द थर्ड वन इज इट कैन यूज टू सपोर्ट मल्टीपल क्रिटिकल सेक्शन एज वेल. Now we are dealing with the disadvantages of a test and set. So there are three disadvantages of a test and set we have. The first disadvantages of test and set we have, there are many deadlock. तो there may be deadlock. तो यहाँ पे आपका test and set में deadlock हो सकता है. It suffer from starvation. deadlock भी हो सकता है, अपना starvation से भी suffer कर सकता है. And of course these देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बिजी वेटिंग. बिजी वेटिंग का भी पॉसिबिलिटी होती है टेस्ट एंड सेट में. तो दीज वर द थ्री मेन disadvantages of test and set. The first one is there may be a deadlock, it suffer from starvation, there is the possibility of busy waiting.
Now we are dealing with a readers writer problem here. Readers writer problem की अगर हम बात करते हैं, so readers writer problem is an important question that has been asked in the university examination here. रीडर राइटर प्रॉब्लम की बात करती हूँ. When two types of process need to access a shared resource such as file or database, they called these processes reader and writer. ओके, तो बेसिकली अगर कोई दो टाइप के प्रोसेस हैं, तो अगर वो एक्सेस करें एक शेयर्ड रिसोर्स को, तो वहाँ पे आप फाइल या जो डेटाबेस होता है उसको ये लोग एक दे कॉल्ड एज रीडर एंड राइटर. फॉर एग्जाम्पल इन अ रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं रीडर राइटर प्रॉब्लम की, तो रिजर्वेशन जो रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम होता है, रीडर्स आर दोज हु वांट ट्रेन शेड्यूल इन्फॉर्मेशन. तो रीडर्स वो होते हैं जिनको ट्रेन का शेड्यूल इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है. दे आर कॉल्ड रीडर्स. तो उन्हें हम रीडर्स कहते हैं. उन्हें रीडर क्यों कहते हैं? बिकॉज रीडर्स डू नॉट चेंज द कंटेंट ऑफ द डेटाबेस. रीडर्स क्योंकि चेंज नहीं कर सकते कंटेंट आपके डेटाबेस का, इस वजह से वो रीडर्स होते हैं. उनको पर्टिकुलर ट्रेन कितने बजे आएगी, कितने बजे जाएगी, कहाँ से शुरू होगी, कहाँ पे जाएगी, एंडिंग डेस्टिनेशन क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग वो सब उसको सिर्फ रीड करते हैं, एडिटर्स जो होते हैं. एंड बट फॉर द राइटर वन दे कैन चेंज द कंटेंट. रीडर कैन नॉट चेंज द कंटेंट. Many readers may access the database at once. There is no need to enforce the mutual exclusion among the readers here. तो बेसिकली जो आपके कुछ ऐसे रीडर्स होते हैं जो कि डेटाबेस को एक्सेस भी करते हैं एक बार, बट उनको कोई ऐसा इन्फोर्स नहीं करता कि वो म्यूचुअल एक्सक्लूशन के ही अमंग उसको रीड करे, रीडर्स बने. Now talking about the next one with reference to the reader writer problem that we have here is, so here the next point related to the readers writers problem here. The writers are those who making reservations on particular train. तो writers वो होते हैं जो कि आपका रिजर्वेशन पे पर्टिकुलर ट्रेन के लिए रिजर्वेशन बनाते हैं. writers can modify the database. writers जो होते हैं वो modify कर सकते हैं डेटाबेस को. so it must have exclusion access. when writer is active, no other readers or writers may be active. तो therefore बेसिकली क्या होता है, जब कोई एक राइटर मॉडिफाई कर रहा होता है डेटाबेस को, या जब कोई एक एक्सक्लूसिव एक्सेस कर रहा होता है, तो राइटर जो आपका अगर एक्टिव है, तो कोई दूसरा रीडर या कोई दूसरा राइटर एक्टिव नहीं हो सकता उस टाइम पे. Therefore, it must enforce mutual exclusion if there are the groups of readers and writer. तो अगर वहाँ पे groups of मतलब number of readers and writers होंगे, तो obvious सी बात है वहाँ पे exclusion mutual exclusion जो है वो enforce करेगा. The next point with reference to the reader writer problem here is, reader writer problem is similar to one of which a file is to be shared among a set of process. If the process wants to read the file, then it share the file with any other process that also wants to read the file. If the writer wants to append the file, then no other process should have access to the file when the writer has access to it. तो बेसिकली क्या होता है, अगर रीडर राइटर प्रॉब्लम की बात करते हैं, तो ये किस तरह से है कि फॉर एग्जांपल कोई फाइल है, वो आपकी शेयर्ड हुई है नंबर ऑफ सेट ऑफ प्रोसेस के साथ. ठीक है, तो एक प्रोसेस जो है उसको रीड करना है उस फाइल को, उसके बाद उसने फिर दूसरे इसी फाइल को शेयर कर दिया दूसरे प्रोसेस के पास, उसने भी उसे रीड कर दिया है, उस रीड कर लिया उस फाइल को. बट अगर राइटर के पास, अगर राइटर उसको चाहे, तो राइटर उसको अपेंड कर सकता है उस फाइल को, कि वो दूसरे किसी प्रोसेस के पास ना जाए, कि और वो दूसरा कोई इसको इस टाइम पे एक्सेस ना करे जब राइटर उसको एक्सेस कर रहा है. If readers having higher priority than writer, then there will be a starvation over the writer. अगर रीडर के पास ज़्यादा प्रायोरिटी उनको दी जाए रीडर को, तो फिर राइटर से ज़्यादा अगर हम प्रायोरिटी रीडर्स को देंगे, तो फिर ये हो सकता है कि जो राइटर्स के केस में वो starvation प्रॉब्लम फेस करनी पड़े. For a writer having a higher priority than a reader, then starvation with that are readers with readers only. तो अगर आप रीडर्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हो, तो राइटर्स के साथ स्टार्वेशन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. और अगर आप रीडर्स के जगह राइटर्स को प्रायोरिटी देते हो, तो फिर रीडर्स के साथ स्टार्वेशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है. ओके, दिस इज ऑल व्हाट इट डील अबाउट रिलेटेड टू द रीडर राइटर प्रॉब्लम हियर. ना अब प्रॉब्लम है तो भाई उसका सोल्यूशन भी निकालना पड़ेगा. तो फॉर दैट सेक द सोल्यूशन ऑफ द रीडर राइटर प्रॉब्लम यूजिंग द सेमाफोर. बेसिकली अगर हम रीडर और राइटर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें while using the semaphore here, so you can see that and read count is 0,
semaphore WSEM is equals to 1, semaphore x equals to 1, void mean that is int p for for of k, for and if p reader that is else writer, and then of course the curly bracket here. This is assume multiple instance. If a p reader, that is the assume multiple instance, and else writer, this is also the assume as multiple instance here. Now moving on with the next one with related to this only here. Void reader, curly bracket while this is wait x read count plus plus. If read count equals to 1, then wait a WSEM, that signal x, do reading, wait x read count minus minus. If read count equals to 0, then signal WSEM signal x, and then closing curly brackets. Here for this is for the read one, read count is there, and now for the this is all for reader here, and this is also this is all for writer here. if you are seen gone through with that, यहाँ पे reader के जगह पे writer के लिए void writer, that is while one, wait a WSEM do writing, and signal that is WSEM, and then all the closing curly brackets here. When you're writing the code for the reader, then you can write all these code that what we had started from starting. And of course, if you had done these things over the reference to the writer, then of course you have to write like that. Okay, now moving on with the difference between monitor and semaphore. Semaphore और monitor के बीच में क्या differences है, that what we have to do here. Difference between the monitor and semaphore: first you have to understand what is monitor and what is semaphore, then according to that you can differentiate between the monitor and semaphore. So first you have to understand about related to the monitor and semaphore here. A semaphore is an operating system abstract data type where the monitor are based on abstract data type. अगर सेमाफोर की बात करते हैं तो सेमाफोर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओके, जो कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का है. अगर हम मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर जो है वो बेस्ड होता है किस पे, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप पे. This is the one minute differences here. The semaphore is an operating system abstract data type where monitor are based on the abstract data type. This is the first difference. The second difference related to that is semaphore level synchronization primitives are difficult to use for complex synchronization simultaneous. Basically situations synchronization situations. तो semaphores level synchronization primitive जो होता है वो आपका difficult होता है कि complex synchronization situation के लिए use कर सके. But whereas monitors की अगर हम बात करते हैं तो monitors were derived to simplify the complexity of synchronization problem by abstracting away database. तो अगर हम बात करते हैं मॉनिटर की, तो मॉनिटर एक डिज़ायर डिराइव्ड होता है, इसी तरह से डिराइव्ड होता है कि वो सिंप्लीफाई कर सके कॉम्प्लेक्सिटी को, जो कि सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम एब्स्ट्रैक्टिंग अवे करे डेटाबेस से. ओके, डिटेल जो भी होती है वो भी एब्स्ट्रैक्ट करती है, वो एडजस्ट करती है विद रेफरेंस टू द डिटेल ऑफ द डिराइव्ड of the complexity of the synchronization problem here. The next point with reference to the difference between the monitor and semaphore that we have here is, the next difference between the semaphore and monitor here is semaphore provide a general purpose mechanism for controlling the access to critical section. Their user do not guarantee that the access will mutually exclusive or deadlock will be avoided. तो semaphore से related जो होता है, semaphore जो है वो आपको एक general purpose mechanism को provide करता है जहाँ पे वो control करेगा आपके critical section के access को, और उसके साथ साथ बट वो ये गारंटी नहीं देता कि जो आपका access हो रहा है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा कि नहीं, डेडलॉक होगा कि नहीं, या फिर डेडलॉक को अवॉइड करेगा कि नहीं, या म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अवॉइड करेगा कि नहीं. बट इन द केस ऑफ द मॉनिटर, अ मॉनिटर इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एक मॉनिटर जो है वो एक आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट कंस्ट्रक्ट दैट गारंटीड अप्रोप्रिएट एक्सेस टू द क्रिटिकल सेक्शन. मॉनिटर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कंस्ट्रक्ट करता है, एक गारंटी देता है अप्रोप्रिएट कि वो एक्सेस करेगा क्रिटिकल सेक्शन को. Now related to the monitor here, monitor uses the condition variable. Monitor जो होता है वो आपका condition variable को use करता है. A condition variable is like semaphore with two differences. तो basically monitor जो है वो condition variable को use करता है, और condition variable जो है आपका वो एक semaphore के ही तरह है. semaphore नहीं है, semaphore के ही तरह है condition variable, जिसके साथ दो different
differences हैं between the semaphore as well as the condition variable. That two differences that we have here is with reference to the monitor, that is using the condition variable, and the difference between the condition variable with reference to the semaphore here is a semaphore count the number of axis up operation. सेमाफोर जो है वो आपका नंबर ऑफ एक्सेस अप ऑपरेशन को काउंट करता है, बट अ सिग्नल ऑपरेशन ऑन कंडीशन वेरिएबल हैज़ नो इफेक्ट ऑन सम प्रोसेसेस वेटिंग अ वेट और अ कंडीशन वेरिएबल ऑलवेज ब्लॉक्स द कॉलिंग प्रोसेस. तो बेसिकली वो एक कुछ प्रोसेस के लिए वेट करवाता है. सेमाफोर जो है वो काउंट करता है एक्सेस अप ऑपरेशन को, उसके साथ साथ जो उसके सिग्नल ऑपरेशन होते हैं कंडीशन वेरिएबल के, वो इफेक्ट तब तक नहीं होता है जब तक कोई प्रोसेस उसका वेट नहीं करता. और अगर वो जो वेट करता है कंडीशन वेरिएबल के रिस्पेक्ट से तो वो ब्लॉक कर देता है कॉलिंग प्रोसेस को. ओके, दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन द कंडीशन वेरिएबल एज वेल एज द सेमाफोर हियर. The second difference that we have is a wait on a condition variable automatically does an up the monitor and blocks the caller. जो wait आपका condition variable होता है वो automatic आपका एक up on the monitor बना देता है और block कर देता है caller को. This is the two difference between the condition variable as well as the semaphore here. Now we are dealing with one of the question related to the program here that we have to discuss, and that is of course an important one that we have to discuss here is the question we have here is you consider a system consisting of process P1, P2, P3, P4, P5, P till Pn here. Okay, we are considering a system consider a system consisting of process. एक system consist कर रहा है process P1 process consist कर रहा है, P2 process consist कर रहा है till Pn process here, each of which has a unique priority number. सबके पास एक unique priority number है हर एक process के पास. Write a monitor that allocate 3 identical line printer. आपको एक monitor लिखना है जो कि allocate करेगा 3 identical line printers को to these processes using the priority number for deciding the order of allocation. priority number को use करिए आप और इनका decide करिए कि किस order में वो allocation करेंगे. This is the first question here. Now we'll write a program with reference to this only. टाइप रिसोर्स इक्वल्स टू मॉनिटर, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी बोला है मॉनिटर पे आपको लिखना है, तो दैट इज टाइप रिसोर्स क्या होगा, मॉनिटर होगा. where p equals that is colon array 0 dotted 2 of boolean x condition procedure required in bracket id integer होगी, printer id integer होगी. okay, then semicolon begin if a p of 0 and p of 1 and p of 2 then x wait id. तो बेसिकली अगर p of 0 p of 1 और p of 2 होगा तो आपको वेट करना पड़ेगा till id. if not अगर p0 p1 p2 नहीं होता है तब not p0 then print id equals to 0. अगर p0 नहीं है p of 0 नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, print id करोगे, 0 प्रिंट करोगे. else if not p1 अगर p1 नहीं है then print id 1. else print id equals to 2. अगर print id 1 नहीं है तो आप print id 1 इंसर्ट करोगे, वरना फिर आप print id 2 प्रिंट करोगे. Now moving on with the next one with related to this point only. Print id equals to true and procedure release print id that is of course integer जो कि हमने already पहले ही बना लिया था. begin p print id equals to false. x dot signal and begin p of 0 colon equals to p of 1 colon equals to p of 2 colon equals to false end. अगर ये तीनों कंडीशन आपकी false हो जाती हैं तो आप end कर सकते हो. This is the whole program related to the question that what we had started here. Now we will discuss the dining philosopher problem. Dining philosopher problem क्या होती है, that what we have to discuss here. And a dining philosopher problem से related, this is an important one that what they had asked you in the university question paper as well. So dining philosopher problem here, 5 philosophers are seated around a circular table. तो यहाँ पे डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम जो कि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे 5 फिलोसोफर आपके एक टेबल सर्कुलर टेबल पे बैठे होते हैं. दे स्पेंड देयर लाइव्स इन थिंकिंग एंड ईटिंग. तो ये अपनी लाइफ जो डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम है, ये आपकी अपनी पूरी लाइफ जो होती है वो आपके सोचने और खाने में ही अपना स्पेंड करते हैं.
5 plates with 5 forks are kept in a circular table. एक circular table है जिसमें आपके 5 plates हैं और 5 forks हैं रखे हुए. Why philosophers think they ignore the eating and do not require fork. तो philosophers जो होते हैं उनमें उनको ऐसा लगता है, वो ऐसा थिंक करते हैं कि वो खाना इग्नोर कर सकते हैं और उनको fork नहीं चाहिए. When a philosopher decide to eat, जब philosopher decide करते eat करने के लिए, then he or she must obtain the two fork, one from the left side fork and the another from the right side fork here. That obtained to the right side fork, philosopher can pick up only a single fork at one time. तो बेसिकली जब वो खाने का सोचते हैं तो फिर उनको पास दो फॉर्क होना चाहिए, एक लेफ्ट साइड फॉर्क होना चाहिए, एक राइट साइड फॉर्क होना चाहिए उनको दो फॉर्क के साथ, और एक टाइम पे वो एक ही फॉर्क का यूज़ कर सकते हैं. After consuming a food, the philosopher replaces the fork and resumes thinking. तो जैसे ही उनका खाना ख़त्म होता है, कंप्लीट होता है, तो वो अपना फॉर्क को रिप्लेस कर देते हैं एंड फिर से वो सोचना शुरू कर देते हैं. A philosopher to the left on the right of the dining philosopher cannot eat while the dining philosopher is eating, since forks are a shared resource. तो बेसिकली क्या होता है कि जब तक वो खाना चल रहा होता है, डाइनिंग फिलोसोफर्स खा रहे होते हैं, तब तक वो फॉक्स आपका शेयर रिसोर्स रहता है. एक ने खा लिया, दूसरे को पास कर दिया, रिप्लेस कर दिया, थर्ड ने, फिर फोर्थ ने, फिर फिफ्थ ने, इस तरह से वो पास ऑन होता रहता है. Now moving on with the next one with related to the dining philosophers problem we have. Each philosopher will hold exactly one fork. हर एक फिलोसोफर जो होता है, हर एक फॉक उसके पास एक फॉक तो कम से कम होगा ही. एंड नो फॉक्स विल रिमेन अवेलेबल ऑन द टेबल. और कोई भी फॉक आपका टेबल पे नहीं होगा, किसी न किसी के लेफ्ट या राइट हैंड पे फॉक होना ही होना है, और एक फॉक इज मैंडेटरी. एंड नो फॉक विल बी रिमेन अवेलेबल ऑन द टेबल. द फिलोसोफर विल ऑल डेडलॉक. अगर आपका टेबल पे रहा तो फिर सारे फिलोसोफर आपके डेडलॉक पे हो जाएंगे, डेडलॉक कंडीशन पे आ जाएंगे. To solve this problem, write some extra code in take right fork procedure. User can specify the philosopher to put down the left fork if the philosopher cannot obtain the right fork. तो बेसिकली इसके ऊपर ये एक प्रॉब्लम है कि आपको एक टाइम पे एक ही रखना है, किसी को लेफ्ट किसी को राइट पे, कोई टेबल पे नहीं रहेगा, अदरवाइज डेडलॉक हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के आपको एक एक्स्ट्रा कोड चाहिए जहाँ पे आप टेक राइट और फॉक भी प्रोसीजर के फॉर्म में लिख सकते हो. क्योंकि अगर यूज़र को अगर आप स्पेसिफाई करोगे कि फिलोसोफर को सिर्फ लेफ्ट फॉक को ही रखना है या फिर फिलोसोफर को राइट फॉक ही लेना है, तो उसके लिए ऑफकोर्स आपको कोड लिखना पड़ेगा, बिकॉज दे कांट अंडरस्टैंड विदाउट स्पेसिफाइंग दिस थ्रू बाय अ कोड. Now we are discussing need of process synchronization. Process synchronization की क्या नीड रही जो हमें process synchronization को यूज़ करना ज़रूरी लगा, और नीड हमें महसूस हुई कि हम process synchronization को यूज़ करेंगे. So the need of process synchronization, the first need for the process synchronization that we have here is process synchronization is required in uniprocessor system. तो process synchronization जो है वो आपका uniprocessor system के लिए ही required लगा. uniprocessor system, multiprocessor system and network. तो process synchronization जो है वो आपका uniprocessor system के लिए, multiprocessor system के लिए and as well as network के लिए, तीनों के लिए ही आपके required है. If more than one thread exists in a system at same time, then the threads are said to be concurrent. तो अगर एक टाइम पे आपके अगर एक से ज़्यादा थ्रेड एग्जिस्ट कर रहे हैं एक सिस्टम में, तो ऑब्वियस सी बात है वो थ्रेड को हम कंकरेंट थ्रेड बोलते हैं. ओके. Synchronization problem can occur whenever two or more concurrent process uses any shared resource. तो बेसिकली कंकरेंट आपका अगर सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम जो होता है वो सिर्फ तभी आएगा आपका जब आपके पास एक से ज़्यादा कंकरेंट प्रोसेस आपके यूज़ हो रहे हैं एक शेयर्ड रिसोर्स के लिए, तभी आपके पास वहाँ पे एक से ज़्यादा थ्रेड्स आएंगे. The concurrent execution of two process is not guaranteed to be determined. और जो concurrent execution हो रहा है दो processes का, वो आपका कोई गारंटी नहीं देता कि वो डिटर्मिनेट करेगा उसे, जब तक कि different execution एक सेम प्रोग्राम की सेम डेटा की नहीं प्रोड्यूस होती है, एक सेम रिजल्ट नहीं देता, तब तक एटलीस्ट वो आपका कंफर्मेशन नहीं होता कि वो गारंटीड नहीं देता कि concurrent execution दो processes का वो डिटर्मिनेट करेगा. ओके.
विद रेफरेंस टू दिस जो आपका रिक्वायरमेंट था, जो नीड था आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन का, वो यही था कि लाइक प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन द यूनि प्रोसेसर सिस्टम, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम एज वेल एज इन नेटवर्क. If the more than one thread exists in a system at the same time, then threads are said to be concurrent here. Synchronization problem can occur only whenever two or more concurrent process uses any shared resource. The third one we have is the concurrent execution of the two processes is not guaranteed to be determinate, since different executions of the same program on same data may not produce the same result here. Okay, this is all about the need of the process synchronization that we have to discuss here. Now we are dealing with inter-process communication. Inter-process communication क्या होता है, that what we have to discuss here. Inter-process communication के साथ साथ जो inter-process communication stand करता है, support करता है, that what we have to discuss here is interprocess communication. A complex programming environment often uses multiple cooperating process to perform a related operation. एक complex programming environment जो होता है वो आपका often multiple cooperating process को support करता है, that perform the related operation, जो कि related operation को perform करते हैं. These process must be communicate with each other and share resource and information. और ये जो processes होते हैं, जो cooperating process होते हैं, या इनको हमेशा एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहना चाहिए एक दूसरे से, और एक दूसरे से शेयर्ड रिसोर्स को शेयर करते रहना चाहिए, इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहना चाहिए, तो तभी ये आगे फर्दर मूव ऑन होगा. इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एक अच्छे तरह से भर के आएगा. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू द इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दैट वी हैव हियर इज द कर्नल मस्ट प्रोवाइड मैकेनिज्म दैट मेक दिस पॉसिबल. तो कर्नल जो है उसको ज़रूरी है ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करे कि वो इसको पॉसिबल कर सके. द मैकेनिज्म आर कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन. और अगर हम बात करते हैं इस मैकेनिज्म की, तो ये मैकेनिज्म जो है जो कि कर्नल प्रोवाइड कर सकता है कि वो इस चीज़ों को पॉसिबल कर सके, तो ये मैकेनिज्म एक ऐसी मैकेनिज्म है जो आपका कलेक्टिवली रिफर्ड करेगी एज इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन हियर. Now moving on with the next one that we have here is 5 types of inter-process communication are as follows. तो 5 तरह के inter-process communication है आपके. पहला है आपका shared memory. That shared memory permits process to communicate by simply reading and writing to a specified memory location. तो shared memory जो होता है, shared memory आपको permit करता है कि वो process को communicate करने के लिए simply वो read कर सके, write कर सके एक special memory location के लिए, तो उसे shared memory परमिट करता है उन चीज़ों के लिए. पहला आपका जो आपका टाइप है दैट इज शेयर्ड मेमोरी परमिट द प्रोसेस टू कम्युनिकेट एंड सिंपली रीडिंग एंड राइटिंग स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन. The second one we have the second type of inter-process communication, that is mapped memory, is similar to shared memory except that it is associated with file in the file system. तो mapped memory जो है, mapped memory आपका just similar to the shared memory only, बट एक्सेप्ट क्या है कि वो आपका एसोसिएट करता है फाइल के थ्रू एंड फाइल विद इन द फाइल सिस्टम. The third type of inter-process communication is pipes permit sequential communication from one process to the related process here. Okay, so the third one is piped. पाइप जो होते हैं पाइप परमिट करता है एक सिक्वेंशियल कम्युनिकेशन को एक प्रोसेस से रिलेटेड उसके रिलेटेड टू द अदर प्रोसेस हियर. ओके, तो पाइप परमिट करता है.
here the pipes permit the sequential communication from one process to the related process. Okay, this is the third third type. Now the third type of inter process communication. The fourth type is FIFO are similar to pipes. FIFO जो है जो first in first out है, first in first out is the full form of FIFO. I will write here, you can just write it down. First in first out, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट जो है दैट आर सिमिलर टू पाइप, ये सिमिलर होता है पाइप के थ्रू, एक्सेप्ट दैट अनरिलेटेड रेजिस्ट दैट द प्रोसेस कैन कम्युनिकेट बिफोर द पाइप इज गिवन अ नेम इन द फाइल सिस्टम हेयर. बेसिकली जो आपका फीफो है वो आपका फाइल पाइप की तरह ही होता है, बट जब तक कि वो सिमिलर, एक्सेप्ट उसके में एक डिफरेंस रहता है कि जो अनरिलेटेड प्रोसेस होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं एक पाइप के थ्रू एक गिवन नेम ऑफ फाइल सिस्टम के. The fifth type of inter-process communication is socket support communication between unrelated process even on different computers. जो socket support communications होते हैं between the unrelated process के through even in different computers also, that are these were the 5 types of inter-process communication here. Now we will discuss about the message passing system. Message passing system क्या होता है, that what we have to discuss. MPS जिसे कहते हैं, message passing system. Message passing system requires the synchronization and communication between the two process. तो message passing system जो है वो आपका require करता है, synchronization requirement होती है, उसकी communication requirement होती है between the two process. दो process के बीच में synchronization communication होना चाहिए, that it requires. About message passing system. Message passing used a method of communication in microkernels. Message passing जो है वो आपका एक method है communication का microkernels में. Message passing system come in many forms. Message passing system जो होता है वो आपके different forms में होता है. Message sent by a process can either fixed or variable size. Message जो send किया जाता है process के through वो आपका fixed भी हो सकता है और variable size में भी हो सकता है. It could be in the form of fixed size, it could be in the form of variable size. Message जो आपका process के through send किया जाता है. Okay, now moving on with the next that we have reference to the message passing system here is. Now we are talking about the shared memory inter-process communication. Shared memory inter-process communication क्या होता है? Shared memory inter-process communication जो होता है एक region of memory that is shared by cooperating processes established. एक region होता है memory का जो कि आपका shared होता है cooperating process जो कि established होता है. Process can change information by reading and writing data to the shared region. एक shared region में आपका जो प्रोसेस है वो एक्सचेंज कर सकता है इंफॉर्मेशन को by when though going through with the reading data or writing data. It could to the shared region that it could be changed. That shared memory allows maximum speed and convenience of communication. shared memory जो है वो आपको allow करता है maximum speed, convenience of communication, as it can be done memory speed when within a computer. बेसिकली आपका जो ये है वो आपका डन होता है तब जब मेमोरी स्पीड आपका एक कंप्यूटर में ही, हम बात करते हैं मेमोरी स्पीड की, जब वो कम्युनिकेट करता है एक मैक्सिमम स्पीड कन्वीनियंस ऑफ कम्युनिकेशन के थ्रू जो कि शेयर्ड मेमोरी से अलाउ करता है. शेयर्ड मेमोरी इज फास्टर देन मैसेज पासिंग. और शेयर्ड मेमोरी जो है वो आपका फास्टर होता है, ज़्यादा तेज होता है एज कम्पेयर टू द मेमोरी पासिंग हियर, मैसेज पासिंग हियर. as message passing system are typically implemented using the system called and thus require more time consuming task of kernel intervention. बेसिकली अगर मैसेज पासिंग सिस्टम की बात करती हूँ तो ये टिपिकली इम्प्लीमेंटेड होता है, हम सिस्टम कॉल्स को यूज़ करके उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसीलिए इसको ना ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, कंज्यूम करता है कर्नल इंटरवेंशन के लिए. इन कॉन्ट्रैक्ट्स इन शेयर्ड मेमोरी सिस्टम, अगर हम एक कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करते हैं तो शेयर्ड मेमोरी सिस्टम कॉल्स आर रिक्वायर्ड ओनली एस्टैब्लिश शेयर्ड मेमोरी रीजन. तो बेसिकली अगर हम शेयर्ड मेमोरी सिस्टम की बात करते हैं तो शेयर्ड मेमोरी सिस्टम में जो सिस्टम कॉल्स होता है वो सिर्फ तभी रिक्वायर्ड होता है जब आप शेयर्ड मेमोरी रीजन आप उसको एस्टैब्लिश कर रहे होते हो, सिर्फ तभी रिक्वायरमेंट होता है. तो क्लास आज के लिए इतना ही, जिसमें हमने यूनिट 2 को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है, चाहे आपके 2 मार्क्स क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन हो, चाहे आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो. दिस इज द एंड ऑफ unit 2 here, and now in the next class we'll start with the unit 3 with the small marks, that is 2 marks questions and long answers. And of course आज हमारा जो lecture है, this is the 8th lecture, and we'll continue with the unit 3 here. Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video, please give a thumbs up and give a suggestion on the comment box.
Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once. And even though we can enjoy the we can give you the videos related to these topics that we are providing here. Thanks for supporting all the subscribers. Thank you.